नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि पार्वती नदी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें, पार्वती नदी। और पार्वती चंबल की एक सहायक नदी है जो कि उसमें राइट साइड से आके मिलती है, जिसका उद्गम एमपी के सेहोर क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? सेहोर एमपी से होता है और सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में वो मिल जाती है। तो आप लिखिएगा, पार्वती नदी उद्गम लिखो सबसे पहले। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ से उद्गम होता है इसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और प्रॉपर लोकेशन लिखो तो ब्रैकेट में लिख लेना, सेहोर एमपी। कहाँ से होता है? सेहोर एमपी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। पर्वत क्षेत्र लिख लो, दो राज्य। पर्वत क्षेत्र, दो राज्य। दो राज्य लिख लिया। एक तो लिख लो आप मध्य प्रदेश और दूसरा लिख लो राजस्थान, लिख सकते हैं। और राजस्थान में लिख सकते हैं विद्यार्थियों आप इसका, एक तो 12 कोटा और सवाई माधोपुर, तीन लिख लो। संगम लिखो, संगम लिखो। पालिया नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। देखो, पार्वती नदी राजस्थान और एमपी के मध्य दो बार सीमा बनाती है। कितनी बार सीमा बनाती है? दो बार सीमा बनाती है। पार्वती नदी एमपी और राजस्थान के मध्य दो बार सीमा बनाती है। लिख लिया? पहली बार 12 और एमपी के साथ, 12 और एमपी के साथ, तथा दूसरी बार कोटा और एमपी के साथ। सुनना मेरी बात, राजस्थान से दो बार सीमा बनाती है। एक तो 12 और एमपी के बीच में लगाती है और फिर वापस, देखो एमपी से आती है राजस्थान में आ जाती है। एमपी से बहकर कहाँ जाती है? राजस्थान में। फिर राजस्थान से वापस कहाँ चल जाती है? एमपी में। फिर वापस राजस्थान में आ जाती है। देख लिया? देखो, ये कोटा और बारां के बीच में भी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। कोटा और बारां के बीच में भी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो। एक किशनगंज शहर है, वो कहाँ है? बारां में। तो बारां का किशनगंज शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। लिखो, बारां का किशनगंज भी इसी नदी के किनारे स्थित है। किशनगंज। कस्बा मान लो, तहसील मान लो, शहर तो क्या क्या है उसको। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो।
नोट डालो नोट। पार्वती नदी, इसको प्रथम पार्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्वती नदी को प्रथम पार्वती नदी भी कहते हैं, जो कि चंबल की सहायक नदी है। लेकिन राजस्थान में एक और पार्वती नदी है जिसे पार्वती द्वितीय नाम याद दिया, नाम दिया। क्या नाम दे दिया उसका? पार्वती सेकंड, जिसे पार्वती सेकंड नाम दिया गया है। ये अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बता रहा हूं मैं केवल, है ना। देखो, एक पार्वती नदी तो किसकी सहायक नदी है, और एक पार्वती नदी यमुना की भी सहायक नदी है, जो कि धौलपुर से निकलती है। क्या लिखा आपने? एक पार्वती नदी तो ये जो चंबल की सहायक नदी है, इसको पार्वती फर्स्ट कहते हैं। दूसरी पार्वती नदी और है एक और, लेकिन एक और पार्वती नदी है जिसे पार्वती सेकंड के नाम से जाना जाता है। पार्वती सेकंड के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम धौलपुर से होता है। कहां से होता है? धौलपुर से। और यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। तो देखो, पार्वती सेकंड किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और पार्वती फर्स्ट चंबल की सहायक नदी। पार्वती फर्स्ट का उद्गम कहां से होता है? सेव और एमपी से होता है। और पार्वती सेकंड का उद्गम कहां से होता है? धौलपुर से होता है। ये दोनों एक जैसी इसलिए लिखा दिया मैंने ना, ये नोट था बीच में वैसे। अब आप एक चीज और लिख सकते हैं, अभी पार्वती फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, जो कि चंबल की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां लिख सकते हैं आप, पार्वती फर्स्ट की सहायक नदियां। सहायक नदियां, पार्वती फर्स्ट की सहायक नदियां। और इसकी सहायक नदियों में लिखो बैतली, कौन सी? बैतली, ल्यासी, बैतली, ल्यासी, कई जगह लहासी भी मिलता है। हाँ, वर्नी या वर्नी, वर्नी या वर्नी, विलास या बिलास, ये सब पार्वती की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बैतली, ल्यासी, वर्नी, विलास, अंधेरी। अंधेरी, रेतरी या फिर रेतड़ी, ये भी इसकी सहायक नदी है सब। देख लिया? दूबराज, कौन सी? दूबराज, या फिर इसको दूबराज भी कहते हैं, राज। और एक और कूल, कौन सी है? लिख लिया विद्यार्थियों? कौन कौन सी लिख ली? कूल, बैतली, ल्यासी, बरनी, वर्नी, बिलास, बिलास, अंधेरी, रेतरी, दूबराज, ये सब पार्वती की सहायक नदियां हैं।
इधर तो होगी, और कौन सी बची? इधर कोई सी नहीं बची, मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, अब लिखो आप। बनास नदी तो सबसे लास्ट में कराऊंगा ना, क्योंकि फिर उसकी सहायक नदियाँ और हो जाएगी। यहाँ मिलेगी ना ये तीन नदियाँ, तीन नदियाँ मिलेगी ना यहाँ पे। इधर से सीप नदी आएगी, इधर से बनास आएगी, और इधर से चंबल आ रही। त्रिवेणी संगम है कहाँ पर? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के पास में है। तो अब पढ़ लेते हैं हम मेज नदी। हेडिंग डालो, अगली नदी का नाम लिखो मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। मेज नदी कौन सी नदी? मेज। अब मेज नदी का सबसे पहले आप लिखेंगे उद्गम। क्या लिखेंगे? उद्गम। तो मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा। कहाँ से होता है? भीलवाड़ा से होता है। और भीलवाड़ा में कहाँ से? बिजोलिया भीलवाड़ा। तो उद्गम लिख लिया आप, बिजोलिया भीलवाड़ा। अब देखो, ये जो नदी है ना, ये दो जिलों में प्रवाहित होगी। कितने में? दो जिले। भीलवाड़ा से बूंदी में जाकर किस में मिल जाएगी? उसमें चंबल नदी में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। तो भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और भीलवाड़ा में कहाँ से? बिजोलिया क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, और बूंदी में जाकर चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो लिखो इसके बारे में, परवा क्षेत्र। परवा क्षेत्र। परवाह क्षेत्र। अब बताओ, ये जो मेज नदी है, ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? दो जिलों में बहती है। दो जिले कौन कौन से? एक तो भीलवाड़ा लिख लें आप, और एक बूंदी लिख लें। अब देखो, ये इधर से कौन सी नदी जा रही बताओ? चंबल नदी जा रही। चंबल नदी जा रही, तो यहाँ पर एक लोकेशन दर्शा रखी है जिसका नाम है लाखेरी। लाखेरी कहाँ पड़ता है? बूंदी में ही पड़ता है। तो लाखेरी के पास देखो, भीलवाड़ा से उद्गम हुआ। कहाँ से हुआ इसका उद्गम? भीलवाड़ा। फिर बूंदी में बही है, और बहने के बाद में बूंदी में ही लाखेरी के पास में चंबल नदी में जाकर मिल गई विद्यार्थियों। तो आपने लिख लिया इसका परवा क्षेत्र, दो जिले लिख लिए, भीलवाड़ा और बूंदी। अब इसका परवा क्षेत्र लिखें आप। परवा क्षेत्र, सॉरी सॉरी सॉरी, संगम। संगम लिख लो, संगम संगम। संगम या मुहाना। मैं कैसे डिस्टर्ब हो रहा हूँ आज? अच्छा, हो सकता है, कभी कभी लिटिल लिटिल लगा लेना भी चाहिए। और दिन भर इतने परेशान हो जाते हैं, जो शाम को थोड़ा बहुत लगा के सोना भी पड़ता है। अगर आपको विश्वास है कि सर लगा के सोते होंगे, लगा लेता हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं लगाते होंगे तो नहीं लगाता हूँ। जिसकी जैसी सोच वैसा सोच लेगा। क्या कहे विद्यार्थी, इससे हम बहुत दूर चले गए हैं। अरे पास भी नहीं था। मतलब इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कहने का मतलब। क्योंकि जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयां आई, तभी इस चीज को नहीं ग्रहण किया, तो अब तो क्या ग्रहण करेंगे? तो पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, उसमें ये चीज फ्री की तक मिल जाती है। और कई मौके आए ऐसे सामने, लेकिन जिस चीज को एक बार साइड में कर दिया वो साइड ही है। किसी ने कहा नहीं, किसी ने प्रतिबंध भी नहीं लगाया, जैसे कई होता है ना, घर वालों का प्रेशर होता है वगैरह, ऐसा होता है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। सामने सारे विकल्प थे, लेकिन उन सब विकल्प को छोड़ के साइड वाले रास्ते से हम निकल गए। चलो, क्या लिखा है? संगम या मोहाना लिख सकते हो आप। लाखेरी गांव के पास
लाखेरी, लाखेरी कहाँ पड़ता है? बूंदी। लाखेरी गांव के पास बूंदी में ही चंबल नदी में मिल जाती है। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, मेज नदी पर एक डैम बना रखा है जिसका नाम है गुड्डा बांध। कौन सा? तो गुड्डा बांध कहाँ है? बूंदी में। कौन सी नदी पर है? मेज नदी पर है। मेज नदी चंबल की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तो आप ये भी लिख सकते थे इसमें। वैसे तो मैंने शुरुआत में लिखा दी थी कौन कौन सी बाईं साइड की है, फिर भी आप लिख सकते हो मेज नदी के बारे में। मेज चंबल में बाईं ओर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। देखो, इस मेज नदी पर ही, अगला फैक्ट लिखो, इस मेज नदी पर ही बूंदी जिले में गुड्डा गुड्डा बांध बना हुआ है। तो गुड्डा बांध कहाँ है? बूंदी में। कौन सी नदी पर? मेज की सहायक नदियों का नाम लिखो विद्यार्थियों। हम्म, कि नहीं लिखे? सहायक नदियां किसकी? मेज की सहायक नदियां लिखो। मांगली, कौन सी नदी? मांगली नदी, कोमा खाजा, खाजा नदी, लिख लिया? बाजन नदी और कुराल नदी। मांगली, खाजा, बाजन और कुराल नदी। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखो। मांगली नदी हेडिंग डालो। लिख लिया? कौन सी लिखी है? मांगली। मांगली के बारे में लिखो। उद्गम लिखो इसका। भीलवाड़ा। कहाँ से उद्गम होता है इसका? भीलवाड़ा। प्रवाह क्षेत्र लिखो। भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा और बूंदी। लिख लिया? संगम लिखो, संगम या मुहाना। संगवाड़ा बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। कौन सी जगह पे मिलती है मेज में? लिखो। इस मांगली नदी पर ही बूंदी में भीमताल जलप्रपात है। कौन सा? भीमताल जलप्रपात है। भीमताल, भीमलत नहीं बोला मैंने। भीम, हाँ, भीमताल जलप्रपात है। देखो, इस मांगली नदी पर ही बूंदी में, तो भीमताल जलप्रपात कहाँ है? बूंदी में, ध्यान रखना। देखो, इसी मांगली नदी पर बूंदी में गरदड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा?
आपसे पूछा जाए गरदड़ा बांध कहाँ है? बूंदी में। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर बना हुआ है। मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज। और मेज खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल की, ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एक छोटी सी सभ्यता बताई थी, आलणीय सभ्यता। कौन सी? आलणीय सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? नदी पूछे तो आलणीय। आपसे पूछा जाए गरदड़ा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? बूंदी में। कौन सी नदी किनारे? मांगली नदी के किनारे। लिखो, इसी नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता भी विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? गरदड़ा सभ्यता। आप इस गरदड़ा सभ्यता को रेखांकित करें। देखो, यहां से, कहां से? हाँ, यहां से बर्ड, पक्षी को बोलते हैं। राइडर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। रॉक पेंटिंग, पेंटिंग लिख लो। पेंटिंग मिली है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र। पक्षी पर सवार, एक सेल चित्र है ना, कोई व्यक्ति का चित्र है। पक्षी के ऊपर कौन सवार है? एक व्यक्ति सवार है, ध्यान रखना। और ये पेंटिंग किस पे बना रखी है? रॉक पर, चट्टान पर बना रखी है। लिख लिया? हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? मेज नदी पढ़ रहे थे पहले। कौन सी पढ़ रहे थे? मेज। फिर मेज की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? मांगली नदी है। और मांगली की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़ा पचाड़। आपसे पूछा जाए घोड़ा पचाड़ किसकी सहायक नदी है? मांगली की, ध्यान रखना। और मांगली खुद किसकी है? मैच की। लिखो, मांगली की सहायक नदियां। क्या नाम है? घोड़ा पचाड़। घोड़ा पचाड़ नदी को रेखांकित करो। देखो, इसका उद्गम भी बिजोलिया, भीलवाड़ा से होता है। कहाँ से होता है? देखो, परवा क्षेत्र लिखो, भीलवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। और बूंदी में किस मिल जाती है? मांगल नदी मिल जाती है। लिख लिया? एक ये भी लिख लो, कुराल नदी है ना, इसकी मेज की सहायक नदी कुराल है ना। कुराल लिखाई थी ना मेज की सहायक नदियों में, मांगली, छाजा, बाजन और कुराल लिखाई थी ना आपको। अब कुराल नदी लिखो आप। कुराल नदी। और कुराल नदी के बारे में लिखो, उद्गम लिखो सबसे पहले इसका।
ऊपर माल के पठार, कहां से होता है इसका उद्गम? ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा से। लिख लिया? पर्वत क्षेत्र लिखो, भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा और बूंदी इसका पर्वत क्षेत्र हो जाए। लिख लिया? लिखो, ये बूंदी में किसमें कौन सी नदी मिल जाएगी बताओ? मांगली नदी मिल जाएगी। सॉरी, मेज मेज मेज। मांगली तो खुद सहायक नदी है। मेज की सहायक नदी। मांगली की तो केवल घोड़ा पछाड़ लिखाई है। लिखो, बूंदी में ही मेज नदी मिल जाती है। लिख लिया? अब देखो, एक कुराल अलग भी बता रखी है, इसको डायरेक्ट मिलना भी बता रहे हैं। मैंने कुराल किसकी सहायक नदियों में बताई है आपको? मेज की सहायक नदियों में बताई है। और एक कुराल ये भी दर्शा रखी है। इस पे थोड़ा सा संशय, इसको देख लेंगे ना, ये भाई अलग से कैसे दर्शा रखी है। तो अब अगली नदी का नाम लिखो आप। कौन सी लिखाऊं? अब कितनी होगी सारी है तो। चलो लिखो, गुजाली नदी। गुजाली दिख रही है कहीं? गुजाली केरी, गुजाली नदी। कौन सी नदी? गुजाली नदी लिख सकते हो आप। लिखो, इसका उद्गम जाट गांव से होता है। कहां से होता है? जाट गांव से होता है। जाट गांव कहाँ है? एमपी में। और सिंगोली तहसील में। कहाँ पड़ता है? सिंगोली तहसील में होता है। जिला पूछे तो नीमच। जिला पूछे तो नीमच। राज्य पूछे तो एमपी। यहां से उद्गम होता है इसका। परवा क्षेत्र लिखो, परवा क्षेत्र। लिख लिया? और परवा क्षेत्र कितने राज्य होंगे? तो एमपी और राजस्थान। एमपी और राजस्थान। अब राजस्थान में एंट्री भी करती होगी कहीं ना कहीं से तो राजस्थान में जो ये एंट्री करती है, ये करती है चंबल नदी में जो मिलेगी उससे पहले आती है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? देखो, राजस्थान प्रवेश दौलतपुरा गांव चित्तौड़। कहां पर? दौलतपुरा गांव में प्रवेश करती है। दौलतपुरा गांव में प्रवेश करती है। लिख लिया? राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? एक में। कौन सा? चित्तौड़ में। अब सुनना मेरी बात, जैसे ही ये राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करते ही कौन सी नदी मिल जाती है? देखो, ये नदी राजस्थान में प्रवेश करते ही चंबल नदी में मिल जाती है। लिख लिया? एक और नदी विद्यार्थी, छोटी सी नदी जिसका नाम है ईज नदी। कौन सी?
ईज नदी। उद्गम लिख सकते हो आप इसका, चित्तौड़गढ़ में उद्गम होता है इसका बैसरोगढ़ की पहाड़ियों से। बैसरोगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि चित्तौड़ में लोकेटेड है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। पर्वत क्षेत्र लिख सकते हो आप इसका, 2 जिले। कौन कौन सा? एक तो चित्तौड़ खुद हो गया, और दूसरा बूंदी। संगम लिख सकते हो। एक डाबी कांड हुआ था, डाबी कांड, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। तो डाबी, डाबी पड़ता बूंदी में। कहाँ पड़ता है? बूंदी में। तो डाबी बूंदी में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। संगम लिख सकते हो आप, डाबी ब्रैकेट में बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। लिख लिया? चंबल लगभग कंप्लीट होने वाली है अपने, है ना। चंबल वैसे कंप्लीट तो कब होगी? जब हम बनास पढ़ लेंगे। बनास तंत्र तो पूरा ही अलग से पढ़ेंगे ना। तो आप लिखे चाकण नदी, यहाँ से निकल रही है चाकण। अगली नदी कौन सी? चाकण। कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे हम? चाकण नदी। टाइम तो नहीं हुआ ना तुम्हारा खाने का? अभी तो है, अभी तो है आधा घंटा लगभग। चाकण नदी लिख लिया? चाकण नदी का उद्गम लिखो विद्यार्थी सबसे पहले। बूंदी से होता है। कहाँ से होता है? उद्गम लिख सकते हो आप, बूंदी। बूंदी में छोटे छोटे झरनों से होता है, ऐसे लिख लो। बूंदी के छोटे छोटे झरनों से इसका उद्गम होता है। मतलब अलग अलग धाराएं आती, फिर एक जाके एक संयुक्त धारा बन जाती है। आता ना, एक झरना इधर से आ रहा है, एक झरना इधर से आ रहा है, फिर आगे जाके वो नदी का रूप ले लेगी। पर्वत क्षेत्र लिख सकते हैं 2 जिले, एक तो बूंदी और एक सवाई माधोपुर। 2 जिलों में बहती है, बूंदी और सवाई माधोपुर में बहती है। संगम लिख सकते हो आप, करणपुर या कर्मापुर में। क्या लिख सकते हो? कर्मापुर। कर्मापुर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। लिख लिया? आपको पता है इस पर एक बांध भी बना रखा है, जिसका नाम चाकण बांध। लिखा हुआ नहीं? देखो, इसी चाकण नदी पर बूंदी में चाकण बांध भी बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए चाकण बांध है कहां पर? बूंदी में। कौन सी नदी पर बना रखा है? चाकण नदी। चाकण नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी विद्यार्थी। बूंदी तो आई नहीं, रहा जबरदस्ती बूंदी बता रखा है। इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम है सीप, और इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम बनास, और इधर टोंक सवाई माधोपुर होती हुई एक और नदी आ रही है जिसका नाम कौन सी है? बनास। पहले इधर से तो आएगी सीप, इधर से आएगी चंबल, इधर से आएगी कौन सी? बनास। इनका जो त्रिवेणी संगम बनेगा वो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनेगा, ध्यान रखना। इधर से कौन सी आई?
इधर से कौन सी आई? चंबल, और यहां से आएगी बनास। और ये त्रिवेणी संगम बनेगा, स्वयं बनेगा रामेश्वर धाम में। अगला लिखो आप, सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। सीप दिखा रखी है इसमें कहीं? तेरी सीप होगी। ये कौन सी होगी? बनास। और ये कौन सी होगी? चंबल। लिखो सीप नदी। उद्गम लिखो एमपी। राज्य लिखो दो, एमपी और राजस्थान। प्रवाह क्षेत्र मतलब, प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में इसका? दो में, एमपी और राजस्थान। देखो संगम, सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम के पास चंबल में जाकर मिल जाती है। मिल जाती, चंबल में जाकर मिल जाती है। राइट साइड से आके मिलेगी ये। कहाँ से मिलेगी? राइट साइड से आके मिलेगी। रामेश्वर धाम को रेखांकित करो। यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। और तीन वेणियों का नाम लिख लो। एक का नाम बनास, लेफ्ट साइड से, बीच में चंबल, और राइट साइड से सीप। और कहाँ बनता है ये? रामेश्वर धाम में। रामेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। लिख लिया? एक कुनू नदी दिखा रखा है, कुनू नदी नहीं दिखा रखी इसमें, अलग शेडिंग डाल लो आप तो। कुनू नदी, या इसको कुनोर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुनोर नदी भी कहते हैं। लिख लिया? उद्गम लिखो शिवपुर का पठार। कहां से होता है इसका उद्गम? शिवपुर का पठार, गुना, एमपी। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। उद्गम कहां से होता है इसका? लिखो यह नदी है, यह नदी राजस्थान में। अच्छा, पर्वत क्षेत्र लिखना चाह रहे हो क्या आप? पर्वत क्षेत्र लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख लो, एमपी और राजस्थान। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो इसके बारे में। यह नदी राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश मुनसेरी नामक स्थान पर करती है। कहां पर करती है? मुनसेरी, मुनसेरी नामक स्थान पर करती है। और मुनसेरी पड़ता है 12 में। कहाँ पड़ता है? 12 में। मुनसेरी या फिर मुनसेरदी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मुनसेरदी। 12 में प्रवेश करती है। सबसे पहले राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करती है? 12 में प्रवेश करती है विद्यार्थियों। अब जब अगर इधर से प्रवेश करेगी, माना कि यहाँ से प्रवेश किया, तो वापिस फिर कौन सा आ गया इलाका? इधर फिर आ गया एमपी, पुनः एमपी में चली जाती है। सबसे पहले राजस्थान प्रवेश किया इसने। देखो उद्गम कहाँ से हुआ इसका? एमपी से। एमपी से उद्गम हुआ, 12 में प्रवेश किया मुनसेरी या मुनसेरी में, फिर वापस कहाँ चल गया?
एमपी में, और फिर करौली में चल जाएगी। करौली के पास में इसमें मिल जाएगी कौन सी में, चंबल नदी में। अगला फैक्ट लिखो, क्या लिखा आपने, पुनः एमपी में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद पुनः राजस्थान में आती है, उसके बाद पुनः राजस्थान में आती है, और करौली की सीमा के पास ही चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। देखो विद्यार्थियों, पहले एमपी में भाई, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में, फिर राजस्थान में, तो 2 बार एमपी में, 2 बार राजस्थान में बहती है नदी। लिखो, यह है नदी, 2 बार एमपी और 2 बार राजस्थान में बहती है। क्षिप्रा नदी का नाम सुना आपने? उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो आप लिख सकते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। सबसे पहले उद्गम लेके आप इसका, काकड़ी बडली की पहाड़ी कहां से होता है? ककड़ी बडली की पहाड़ी, ककड़ी बडली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है विद्यार्थियों। और अगर प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो मुंडला गांव कहां से होता है? मुंडला गांव से होता है। और मुंडला गांव कहाँ पड़ता है? इंदौर में। और इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में। उद्गम में ये सारी बातें लिख सकते हो आप। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखो, संगम, ये राजस्थान में नहीं आती भाई, क्षिप्रा नदी राजस्थान में नहीं आती है। संगम लिखो, मंदसौर एमपी में ही, कहां पर? मंदसौर एमपी में ही चंबल नदी में मिल जाती है। आपको पता है इसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, जिसका नाम क्या है? उज्जैन शहर, महाकालेश्वर। देखिएगा, इसी नदी के किनारे मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर बसा हुआ है। देखो, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को इसी नदी के किनारे दी गई थी। देखिएगा, तात्या टोपे को 1857 क्रांति के समय पढ़ा होगा ना आपने। तात्या टोपे को फांसी भी इसी नदी के किनारे दी गई। और कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। आपको पता है इसी नदी के किनारे राजस्थान का एक वीर पुरुष हुआ जिसका नाम वीर दुर्गादास राठौड़, उसकी छतरी भी बनी हुई है। देखिएगा, उज्जैन में ही इसी नदी के किनारे
वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है? क्षिप्रा नदी। कौन से शहर में? देखो, जयपुर का एक शासक था जिसका नाम था सवाई जय सिंह। उसने पूरे भारत में 5 वेधशालाएं बनाई थी। उसमें से एक वेधशाला कहाँ है? देखिएगा, सवाई जय सिंह, ब्रैकेट में जयपुर लिख लेना। जयपुर के शासक ने पूरे भारत में 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिसमें से एक वेधशाला उज्जैन में बनवाई थी। देखो, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? उज्जैन में ही है। लिखिएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। कौन सा है? महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो कि उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन का महाकालेश्वर। नहीं नाम सुना आपने? और महाकालेश्वर में आपको पता है, यहाँ पे उज्जैन में ही एक कुंभ मेला भी लगता है। लिखिएगा, यहाँ पर कुंभ मेला भी भरता है। अब की बार कहाँ भरा था? प्रयागराज में भरा था। कितने लोग आए थे? हाँ, 60 करोड़ या 7 करोड़? 60 करोड़ बता रहे हैं। हो सकता है। देखो, एक लड़की गई थी, मोनालिसा। हाँ, हीरोइन बन गई वो। नहीं तो बेचती रहती माला। यही है। तो कहीं देखो, किसी का तो भला हुआ ना वहां जाने से। कई लोगों का भला हुआ है, कई लोग मर भी गए वहां पर। लिख लिया, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। लिख लिया। देखो, यहाँ से ही भारत का कैलेंडर भी जारी होता है। यहाँ से ही भारतीय कैलेंडर भी जारी होता है। मैंने वो जब आपको आहू और काली सिंध वगैरह नदियां पढ़ाई, वहां पे लिखा है क्या सामेला किसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? काली सिंध का जो संगम है उसको क्या बोलते हैं? सामेला कहते हैं। लिखवा दिया था ना वहां पर। ठीक है विद्यार्थी, इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो चर्चा करेंगे वो बनास रिवर के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर भी कोई छोटी मोटी नदी रह जाती तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।